हेलो एवरीवन। साथियों, इससे पहले हम लोग अप्रैल 2026 तक के करंट अफेयर्स की अपनी जो रिवीजन क्लास है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें मैं जो भी आपके साथ प्रश्न डिस्कस कर रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। इससे पहले तमाम एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन टकराते रहे हैं, जैसे कि यूपी एपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यहाँ से लगभग सारे प्रश्न आए थे। फिर यूपी एपीओ का मेंस हुआ था, उसमें भी सारे क्वेश्चंस आए थे। बीपीएससी का 70th और 71st बीपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न आए थे, और एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आए थे। इन सारे क्वेश्चंस का और बीपीएससी के जो पेपर्स हुए हैं या जो यूपी एपीओ का पेपर हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट एक ग्रुप है @UP जुडिशरी और एपीओ। जब ये लिख के आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो एक ग्रुप आएगा जिसमें लगभग संख्या 7200 के आसपास है। तो वहाँ पे आपको एक ग्रुप मिलेगा। जब उस ग्रुप की आप डीपी खोलेंगे, प्रोफाइल पिक्चर खोलेंगे, तो वहाँ पे लिखा होगा ज्यूरिस गाइडेंस। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों के प्रूफ्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये ऊपर नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके ये पीडीएफ ले सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत कारगर साबित होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी सारे प्रश्न आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी में दोनों लैंग्वेजेस में एक साथ है, बाइलिंगुअल है पीडीएफ। हमारा पहला प्रश्न है, उल्लास पहल के अंतर्गत भारत का 5वां पूर्ण रूप से साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो ये राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर अभियान को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है। एसआईआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारी डिटेल्ड मैगजीन है उसमें इसके बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। और अभी हम लोग इसके बाद अपना एनालिटिकल और डिटेल्ड करंट अफेयर्स का क्लास भी डिस्कस करेंगे जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म होगी। आज मई का करंट अफेयर्स बन रहा है, कल आपको जून का भी मिल जाएगा, और उसके बाद से हम इन्हीं महीनों के जो डिटेल्ड करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। अभी इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि 26 जुलाई को आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है, 23 अगस्त को आपका यूपी लोअर पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम है, और 15 जुलाई को बिहार एपीओ का एग्ज़ाम है बच्चों का। तो अभी कुल मिला करके डिटेल्ड करंट अफेयर पढ़ाना संभव नहीं था इतने कम समय में, इसलिए ये रिवीजन के तौर पे ये सीरीज चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात और उत्तराखंड के पश्चात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा है? तो ये है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में विलंब के कारण किस राज्य में ग्राम प्रधानों का प्रभार प्रशासकों को सौंप दिया गया है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। हालांकि कोर्ट ने इसको अवैध ठहरा दिया है। अगले महीने में हम आपको ये चीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है कि पुराना क्वेश्चन बनाए तो ये प्रश्न भी बन सकता है। किस राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ओबीसी सीटों के आनुपातिक आरक्षण को तय करने हेतु स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को स्वीकृति दे दी है? तो ऐसा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ग्रहण करने वाले केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है वीडी सतीशन। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मंदिर घोषित किया गया भोजशाला कमाल मौला परिसर किस शहर में स्थित है? तो ये धार में स्थित है मध्य प्रदेश के। वन केस वन डेटा पहल की शुरुआत किस अदालत द्वारा की गई? तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहल शुरू की गई है कि जो सारे केसेस होंगे उनका मतलब डेटा एक जगह पे इकट्ठा किया जा सके, ताकि जो अलग अलग अदालतों में जो मामले चलते हैं तो अलग अलग अदालतों का समय बचे और उनको वो डेटा एक ही किसी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किया गया सुसहाय क्या है? तो ये एक एआई संचालित चैटबॉट है। तो ये जो एआई संचालित चैटबॉट है इसके वजह से क्या होगा कि मतलब जनरली जो लोग कानून के बारे में नहीं जानते हैं, जो लोग
कौन सा फॉर्म भरना है किस चीज़ के लिए, मतलब जिनके पास लीगल नॉलेज नहीं है, बेसिक लीगल नॉलेज नहीं है, तो उनको ये एआई चैटबॉट सहायता करेगा। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया? तो ये भाजपा ने बहुमत यहाँ पर प्राप्त किया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है शुभेंदु अधिकारी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में सर्वाधिक सीटें किस पार्टी ने जीती? तो ये टीवी के पार्टी है, यानी कि जोसेफ विजय चंद्रशेखर की पार्टी टीवी के, इसने 108 सीटें जीती हैं। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, जो एक फिल्म के जो मशहूर फिल्म अभिनेता भी हैं? तो इनका नाम है सी जोसेफ विजय। ज़्यादातर लोगों को ये सारे फैक्ट्स पता होंगे, इसलिए हम लोग इस पर अपना समय नहीं खराब करेंगे। केरल विधानसभा चुनाव 2026 में किस गठबंधन ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की? तो ये है यूडीएफ। 2026 के पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें किस गठबंधन ने जीती हैं? तो ये जीता है एनडीए ने। मई 2026 में एन रंगास्वामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली है? तो इन्होंने 5वीं बार शपथ ली है। 2026 के असम विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला है? तो यहाँ पे भाजपा को बहुमत मिला है। असम के इतिहास में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन है? तो इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। भारत के सीजीआई ने किस राज्य की न्यायपालिका को देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया? तो ये है सिक्किम। मई 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की? तो ये वायरस है इबोला। इबोला वायरस के प्रकोप के चलते मई 2026 में WHO ने किन देशों में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है? तो ये है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा। इबोला वायरस के वैश्विक प्रकोप के कारण भारत को मई 2026 में होने वाले अपने किस शिखर सम्मेलन को टालना पड़ा? तो भारत अफ्रीकी फोरम शिखर सम्मेलन, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट को टालना पड़ा था। भारत ने किस वायरस के खतरे के मद्देनज़र इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट को स्थगित कर दिया? तो ये भी है इबोला वायरस। WHO की पुष्टि के अनुसार किस महासागर में क्रूज जहाज पर दुर्लभ हंता वायरस संक्रमण से 3 लोगों की जान चली गई? तो ये अटलांटिक महासागर में ऐसा ये हुआ है, ऐसी घटना वहाँ पर हुई है। जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। केंद्र सरकार द्वारा लगातार दूसरी बार 1 वर्ष के लिए किस सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाया गया है? केंद्र सरकार द्वारा लगातार दूसरी बार 1 वर्ष के लिए किस सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो इनका नाम है प्रवीण सूद। भारत के नए नेवी चीफ का नाम पूछा गया है, तो इनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। केंद्र सरकार ने देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया है? इनका नाम है NS राजा सुब्रमणी। प्रसार भारती के नए चेयरमैन का पदभार किसे सौंपा गया है? इनका नाम है प्रसून जोशी। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है रोहित जैन। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA कौन बने हैं? जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। इनका नाम है अनुग्रह नारायण दास। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि NCLAT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इनका नाम है अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। गोवा में आयोजित होने वाले
57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का फेस्टिवल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है आशुतोष गोवारिकर। 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इनका नाम है आशुतोष गोवारिकर। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के सीईओ का नाम पूछा गया है, तो इनका नाम है संजय जमुआर। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के सीईओ संजय जमुआर। जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। दुनिया की पहली महिला आर्क बिशप बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम है साराह मुल्लाली। साराह मुल्लाली। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के नए चेयरमैन और CMD कौन बने हैं? तो इनका नाम है रवि के। फिर से एक बार देखते हैं इसको। दुनिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के नए प्रबंध निदेशक और चेयरमैन कौन बने हैं? तो इनका नाम है रवि के। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है BPSC में, चाहे APO का एग्ज़ाम हो चाहे कोई और एग्ज़ाम हो, तो ये जो है ऐसे क्वेश्चन ये लोग ज़रूर पूछते हैं। और ऊपर एक प्रश्न है आर्क बिशप, मुझे लग रहा है जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो जैसे जो कैथोलिक समुदाय होता है तो उसमें जो धर्म का मुखिया होता है, धर्म प्रमुख होता है, तो उसको आर्क बिशप कहते हैं। तो दुनिया की पहली महिला हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है सारा मुल्लाली। पश्चिम एशिया संकट के परिणाम स्वरूप UAE को पछाड़कर कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है? एज अ रिजल्ट ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस विच कंट्री ओवरटुक द UAE टू बिकम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन? तो ये है सिंगापुर। What percentage did the central government increase the import duty on gold? केंद्र सरकार द्वारा मई 2026 में सोने पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? ठीक है, फ्रॉम 6% इन मई 2026, ये है 15%। श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण किस भारतीय शिप बिल्डर कंपनी ने किया है? श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण किस भारतीय शिप बिल्डर कंपनी ने किया है? तो ये है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से बीमा कंपनियों में सरकार ने कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को मंजूरी दी है? तो 100% FDI को मंजूरी दे दी गई है। LIC ने विदेशी निवेश की सीमा क्या तय कर दी गई है, क्या तय की है? तो अब 20% LIC ने ये सीमा तय की है। PM मोदी ने किस संकट का हवाला देते हुए नागरिकों से ईंधन बचाने, वर्क फ्रॉम होम करने, सोना ना खरीदने और विदेशी यात्राओं में कटौती करने की अपील की है? तो ये पश्चिम एशिया का जो संकट है उसके चलते PM ने ये सारी अपील्स की हैं। मई 2026 में सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024 से 27 के अंतर्गत किस देश को 30 अरब रुपए की धनराशि दी गई? तो ये दिया गया है मालदीव्स को। रक्षा मंत्रालय द्वारा 5वीं पीढ़ी के 5th जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट के बुनियादी ढांचे की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो ये रखी गई है आंध्र प्रदेश में, पुट्टपर्थी श्री सत्य साईं जिला है ये। AMCA प्रोजेक्ट के तहत 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान के प्रोटोटाइप विकास हेतु किन कंपनियों या कंसोर्टियम को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये है L&T और ये है BEL यानी कि लार्सन एंड टुब्रो
और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कंसोर्टियम है, और टाटा एडवांस सिस्टम है, भारत फोर्ज है, और BEML का कंसोर्टियम है। मई 2026 में पूर्वोत्तर के किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया गया है? तो ये है सिक्किम, सिक्किम राज्य की पुलिस को। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है सान्या जी को। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। भारतीय सेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति ने किन देशों के सैन्य प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे? भारतीय सेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति में कितने राज्यों के सैन्य प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे? तो ये 11 देश होंगे इसमें, और अगर इसमें भारत को शामिल किया जाएगा तो इनकी संख्या 12 हो जाएगी। अगर भारत सहित पूछे तो 12, और भारत के अलावा अगर पूछा जाएगा तो 11 होगा इसका उत्तर। सैन्य अभ्यास प्रगति का पूर्ण रूप क्या है? तो पार्टनरशिप फॉर रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। ये पूछा जा सकता है, कई बार ये जो है प्रश्न आया है और काफ़ी चर्चा में भी रहा है, और अभी जल्दी ही इसको शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप और ये रीजनल आर्मीज ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। 30 अप्रैल 2026 को पर्यटकों से भरे क्रूज के डूबने से कई लोगों की मौत हो गई। यह बरगी डैम किस शहर और राज्य में स्थित है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल दहला देने वाली बिल्कुल घटना सामने आई थी। आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा, लगभग सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर किया था। एक माँ और बच्चे की भी फ़ोटो इसमें वायरल हो रही थी कि मतलब जिस समय अपने मतलब मरने के बाद भी उन्होंने उसको पकड़ा हुआ था। मई 2026 में विक्रमशिला सेतु का 34 मीटर हिस्सा गंगा नदी में गिर गया, जिससे 16 जिलों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई। यह किस राज्य में है? तो विक्रमशिला बिहार में है। हॉकी इंडिया की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है फ्रेडरिक सोयेज। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 3 देश मैंने आपको बताया था, कनाडा, मैक्सिको और USA। क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें पॉपुलेशन होती है, बहुत ज़्यादा इसमें सुरक्षा से संबंधित चिंताएं होती हैं, तो USA इस चीज़ को अकेले नहीं करना चाहता है। तो USA के नॉर्थ में कनाडा स्थित है, और USA के साउथ में मैक्सिको स्थित है। नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज़ के तीनों देश हैं, और ये तीनों देश मिलकर इसका आयोजन करेंगे। 25 मई 2026 को फ्रेंच ओपन मुकाबले के पश्चात टेनिस से संन्यास लेने वाले दिग्गज खिलाड़ी स्टेन वावरिंका किस देश के हैं? तो ये हैं स्विट्जरलैंड के। चौथी बार फार्मूला 1 रेस का खिताब जीतते हुए कनाडा ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन बना? तो इनका नाम है किमी एंटोनेली। किमी एंटोनेली। महिला इंटरनेशनल मास्टर का दर्जा प्राप्त करने वाली स्वरा लक्ष्मी नायर किस राज्य की दूसरी महिला शतरंज खिलाड़ी हैं? तो ये कर्नाटक की खिलाड़ी हैं, स्वरा लक्ष्मी नायर, और कर्नाटक। एथलेटिक्स फेडरेशन कप की 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा करके भारत के सबसे तेज धावक का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया? तो इनका नाम है गुरिंदर वीर सिंह। गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा किया है। किसने? गुरिंदर वीर सिंह ने। यूरोपा लीग 2026 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो इसका नाम है एस्टन विला। यूरोपा लीग 2026 एस्टन विला। 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर नया कीर्तिमान रचने वाले एवरेस्ट मैन का नाम क्या है?
तो कामी रीता शेरपा। मैंने आपको याद करवाया था कि इनके पास और कोई काम नहीं है, कामी एक ही काम है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना। माउंटेन क्वीन नाम से मशहूर, ये माउंटेन्स वाले जो क्वेश्चन है ना, ये तो मतलब फेवरेट है, मतलब उसके बीपीएससी के। माउंटेन क्वीन हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, ये मतलब बीपीएससी का फेवरेट सेक्शन है। यहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं वो। माउंटेन क्वीन के नाम से मशहूर 11 बार माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? इनका नाम है लहाकपा शेरपा। लहाकपा शेरपा। शंघाई में हुए तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने कौन सा पदक हासिल किया? तो इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। शंघाई में तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 2, तो इसमें भारतीय महिला रिकर्व टीम का पूछा है तो गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। किस महिला क्रिकेटर को इंग्लैंड का सीनियर पुरुष टेस्ट टीम का फील्डिंग कोच नियुक्त किया है? ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो इनका नाम है सारा टेलर। प्रतिष्ठित थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो थॉमस कप में ब्रॉन्ज वो जीता है इंडिया ने। इंडियन इंडोर ओपन प्रतियोगिता 2026 में कुलदीप कुमार ने पोल वॉल्ट में कितनी ऊंचाई का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो उन्होंने 5.41 मीटर का रिकॉर्ड बनाया है। कुलदीप कुमार ने पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई का रिकॉर्ड बनाया है। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये इंग्लैंड और वेल्स कर रहा है। वीमेंस T20 इंग्लैंड और वेल्स। वीमेंस T20 इंग्लैंड और वेल्स। आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स को हाल ही में किसने खरीदा है? तो लक्ष्मी निवास मित्तल और आदित्य मित्तल ने। भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट को पार कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले 7 वर्षीय तैराक ईशान किस देश के हैं? तो ईशान है श्रीलंका के। आईपीएल के इतिहास में 9000 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं? तो इनका नाम है विराट कोहली। 9000 रन विराट कोहली। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर के रूप में किसने अपनी पहचान बनाई? तो इनका नाम है रितिका श्री। वर्ष 2026 में कितने विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो ये है 131, 131। तो पद्म विभूषण से 5, पद्म भूषण से 13 और पद्मश्री से 113। मई 2026 में राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये 5 लोग हैं। धर्मेंद्र सिंह देवल, केटी थॉमस, एन राजम, पी नारायणन और वीएस अच्युतानंदन। धर्मेंद्र सिंह देवल, केटी थॉमस, एन राजम, पी नारायणन और वीएस अच्युतानंदन। ये पिछली बार मैं आपको पिछली क्लासेस में ये चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इसको दोबारा देख ले रहे हैं जितने इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग ऊपर देख चुके हैं। कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया है? तो 13 व्यक्तियों को। केंद्र सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किन विजेताओं का चयन किया गया है? तो इसमें पहला नाम है अलका याग्निक का, दूसरा नाम है भगत सिंह कोश्यारी का, तीसरा नाम है कल्लियाकुडी रामासामी पलानी स्वामी का, चौथा नाम है ममूटी का, पांचवा नाम है डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयडू का, छठा नाम है पीयूष पांडे का, सातवां नाम है SM वेला नंदन का, आठवां नाम है शतावधानी R गणेश का, नौवां नाम है
शिबू सोरेन का। 10वां नाम है उदय कोटक का। 11वां नाम है वी.के. मल्होत्रा का। 12वां नाम है वेल्लापल्ली नटेशन का। और 13वां नाम है विजय अमृतराज, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। विजय अमृतराज किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं? तो टेनिस से रिलेटेड हैं ये। अब पूछा है कि पद्मश्री अवार्ड कितने लोगों को दिया है, तो 113 लोगों को दिया है। बिल्कुल भी आपको नाम इनका याद रखने की ज़रूरत नहीं है। भरत सिंह भारती बिहार याद कर लीजिए और अनिल कुमार रस्तोगी आप यूपी याद कर लीजिए, इतना काफ़ी है। बिहार से कुछ नाम हैं जिनको आप एक बार देख लीजिए। अभी जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, भरत सिंह भारती, फिर गोपाल जी का आप नाम याद रखिए, गोपाल जी त्रिवेदी। यूपी में आप नाम याद रखिए एन राजम का। फिर अनिल कुमार रस्तोगी भी मैं आपको ऊपर बताया था मैंने। और चिरंजी लाल का नाम आप याद रखिए, अशोक कुमार सिंह। फिर आप श्याम सुंदर का नाम याद रखिए, मंगला कपूर का नाम याद रखिए और रघुपत सिंह का आप नाम याद रखिए। बाकी आपको ये नाम इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है। किस भारतीय शांति रक्षक को यूएन के जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है मेजर अभिलाषा बराक। ग्लोबल वाटर समिट 2026 में भारत के किस जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड को यूटिलिटी ऑफ द ईयर की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया? तो बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को यह सम्मान दिया है। रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी? इनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के लिए चुना गया है? तो इनका नाम है प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल। भारतीय मूल के किन दो वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मापुंग गुब्बे से नवाजा गया? ऑर्डर ऑफ द मापुंग गुब्बे, मापुंग गुब्बे, मापुंग गुब्बे। आराम से देख लीजिए, अजीबोगरीब नाम है, अजीब अवार्ड है, तो आपको आराम से ये याद रह जाएगा। और कहाँ का है ये? दक्षिण अफ्रीका का है ये वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये इससे किसे नवाजा गया है? प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर वारैशा अब्दुल करीम। तो देखिए दोनों लोग अब्दुल करीम हैं, तो आप आराम से पहुंच जाएंगे अपने उत्तर तक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता का क्या नाम है? तो इनका नाम है यांग शुआंग जी, यांग शुआंग जी, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। लेखिका यांग शुआंग जी को उनके किस उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 से सम्मानित किया है? तो इनका जो उपन्यास है उसका नाम है ताइवान ट्रैवलॉग, ताइवान ट्रैवलॉग। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्वे के उस राजा का नाम बताइए जिन्होंने पीएम मोदी को वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। तो इनका नाम है हेरोल्ड फिफ्थ, हेरोल्ड पंचम। किस देश ने पीएम मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया? तो ये देश है स्वीडन। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 15 लोगों को प्रदान किया गया। किन दो भारतीय संरक्षणवादियों को प्रतिष्ठित विटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो पहला नाम है वर्खा सुब्बा और दूसरा नाम है परवीन शेख।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 157 रैंक मिली है भारत को। इसमें पूछा गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये है नॉर्वे। भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जिसने 2030 तक चंद्रमा पर मानव युक्त चंद्र मिशन भेजने का लक्ष्य रखा है? तो यह देश है चाइना। दुनिया के पहले ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि को किस भारतीय स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने अंतरिक्ष में स्थापित किया? तो यह है गैलेक्स आई। ऑप्टोसार को किसने भेजा है? तो गैलेक्स आई। भारत में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया है जिसे सचेत इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का नाम दिया? तो यह है CDOT। पच्चीस मई 2026 को किस सभ्यता के इतिहास की विशेषज्ञ शिरीन रत्नाकर का निधन हो गया? तो यह हड़प्पा सभ्यता की विशेषज्ञ थी। 27 मई 2026 को दिवंगत हुए शूटर रणधीर सिंह ने भारत को किस गेम में शूटिंग का पहला गोल्ड मेडल दिलाया था? तो ये दिलाया था एशियन गेम्स में। पच्चीस मई 2026 को महान संगीतकार सन्नी रोलिंस का निधन हो गया। उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो टेनर, सैक्सोफोन। क्या नाम है इसका? टेनर सैक्सोफोन। 19 मई 2026 को भाजपा नेता BC खंडूरी का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे? तो ये उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। BC खंडूरी उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1 मई 2026 को दिवंगत हुए डीजो कप्पन मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए जाने जाते थे? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। झरिया कोयला क्षेत्र जो अपनी दशकों पुरानी भूमिगत आग और उससे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों के कारण चर्चा में रहता है, भारत के किस राज्य में है? तो जो झरिया के खाने हैं वो झारखंड में हैं। भारत के सबसे पहले सैटेलाइट टैग किए गए गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? भारत के पहले सैटेलाइट टैग किए गए गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में इसको छोड़ा गया है। मई 2026 में बेमौसम आंधी तूफान, भारी बारिश, आकाशीय बिजली गिरने से किस राज्य में करीब 111 लोगों की जान चली गई? तो ये घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में। किस देश ने अपने यहाँ मौजूद दरियाई घोड़ों, जिन्हें कि कोकीन हिप्पो भी कहा जाता है, को जैव विविधता के लिए खतरा मानते हुए उनमें से 80 को मारने का फैसला किया? तो ये किया है कोलंबिया ने। ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। डिटेल्ड करंट अफेयर में इसके बारे में कम से कम मैं 10 मिनट बात करूंगा। किस भारतीय वन्यजीव बचाओ, उपचार और पुनर्वास केंद्र ने कोलंबिया में मारे जाने वाले 80 दरियाई घोड़ों को आजीवन देखभाल देने का प्रस्ताव रखा? तो ये प्रस्ताव रखा था वंतारा ने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर मैं काफ़ी देर चर्चा करूँगा। केंद्र सरकार ने राशन व्यवस्था यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार के लिए 25,503 करोड़ की सार्थक PDS योजना को मंजूरी दी। इसमें किस उन्नत तकनीकी का अनुप्रयोग शामिल है? तो ये है ब्लॉकचेन, AI, मशीन लर्निंग और NLP। अब आप देखिए, सुधार के लिए भी पैसा खर्च होगा, सुधार करके पैसा बचाया जाता है, लेकिन यहाँ सुधार करने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। किस राज्य ने अपनी नई जनसंख्या प्रबंधन नीति जारी करते हुए तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश।
पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लोग क्यों अपनी अब जनगणना अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक का बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया है। यह कॉरिडोर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो एक तरफ इसके नेपाल है और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। कोयला गैसीकरण को गति देने के लिए केंद्र ने 37,500 करोड़ के वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी है। इसके तहत 2030 तक कितना गैसीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 100 मिलियन टन। 5600 करोड़ के कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन 2026 से 31 को मुख्य रूप से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाया जाएगी इससे, टू इंक्रीज कॉटन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। ये ईयर याद रखिएगा, 2026 से लेकर के 31। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? तो इसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। यूपी में सबसे लंबी नदी गंगा है, तो वहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे है इसका नाम। मई 2026 में 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। क्वाड देशों द्वारा समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू की गई नई निगरानी पहल का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन। क्वाड देशों ने पैसिफिक आइलैंड फोरम के सभी देशों को डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के लिए कौन सा नेटवर्क बिछाने की प्रतिबद्धता जताई? अंडर सी केबल नेटवर्क। क्वाड देशों द्वारा शुरू की गई एआई इंगेज पहल का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? तो ये मॉडर्न एग्रीकल्चर से संबंधित है। एआई इंगेज, मॉडर्न एग्रीकल्चर और क्वाड, ये तीन चीज़ें आप याद रखिए। हो सकता है कि आपसे पूछे कि जो एआई इंगेज है किसकी पहल है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन क्वाड भी होगा। क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के तहत किस देश में बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की योजना बनी? तो ये फिजी के लिए बनी है ऐसी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड विदेश मंत्रियों के बीच बनी प्रमुख सहमतियां और समझौते कौन कौन से हैं? तो पहला समझौता है समुद्री और ट्रांसनेशनल सुरक्षा। दूसरा है आर्थिक समृद्धि। देखिए जो क्वाड कंट्रीज़ हैं समुद्री सुरक्षा को लेकर सबसे पहले बात करेंगे। यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले समुद्री सुरक्षा के लिए बात करेंगे। कोई भी समझौता होता है तो उसमें आर्थिक समृद्धि और आर्थिक लाभ होना ही चाहिए। तीसरा है ऊर्जा सुरक्षा और चौथा है महत्वपूर्ण एवं उभरती टेक्नोलॉजीज़ यानी कि प्रौद्योगिकी, मानवीय सहायता और आपदा राहत। क्वाड मीटिंग के बाद भारत ने किस देश के साथ क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि जो महत्वपूर्ण खनिज हैं और रेयर अर्थ जो तत्व हैं उनके खनन और प्रोसेसिंग में आपूर्ति की सुरक्षा फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया? तो ये करने वाला देश है यूएसए। भारत जो है इन सारी चीज़ों के लिए चाइना पर निर्भर रहता है और चाइना बीच बीच में इसकी आपूर्ति बाधित कर देता है। तो इस चीज़ से, इस समस्या से इंडिया लंबे समय से जूझ रहा था, तो इसलिए इसने यूएसए के साथ ये समझौता किया। मई 2026 में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का नया सदस्य बना है? तो यह है सऊदी अरब। किस देश के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को 52वें G7 समिट के लिए आमंत्रित किया? तो यह है फ्रांस। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है नॉर्वे में। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान दोनों पक्षों ने
साझेदारी को किस स्तर तक ले जाने का फैसला किया? तो ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी। मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुई। ब्रिक्स मीटिंग के बाद ईरानी विदेश मंत्री ने चाबहार बंदरगाह को सुनहरा प्रवेश द्वार बताया। यह बंदरगाह किस समुद्र के किनारे स्थित है? तो ये गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष का नाम बताएं जो मई 2026 में भारत की यात्रा पर पहुंची। तो इनका नाम है एनालेना बेयरबॉक। एनालेना बेयरबॉक। किस पश्चिम एशियाई देश को परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी के 34 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया? तो ये परमाणु अप्रसार संधि क्या है? तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ये। तो ये इसके उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ईरान को चुना गया। तिब्बती निर्वासित सरकार सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के सिक्योंग यानी कि प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो इनका नाम है पेनपा त्सेरिंग। ये पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था। ईरान शांति वार्ता के बीच चर्चा में रहे अब्राहम एकॉर्ड्स किन के बीच संबंधों को लेकर है? तो अब्राहम एकॉर्ड्स है इजरायल और जो अरब यानी कि जो मुस्लिम देश हैं उनके बीच है। किस देश में भारतीय मूल की माँ बेटे जो कि परवीन रानी और तुषार ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का मेयर चुनाव जीता? तो ये ब्रिटेन की बात है। ब्रिटेन में ऐसा चुनाव जीता गया है। किस देश के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुख्यालय मदर हाउस का दौरा किया? तो ये हैं यूएसए के विदेश मंत्री। पीएम मोदी की गोटेबर्ग यात्रा के दौरान भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026 से 30 पर सहमति बनी। इसके तहत 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार कितना बढ़ाने का लक्ष्य है? तो ये पीएम मोदी की गोटेनबर्ग यात्रा थी जिसको और इसमें भारत स्वीडन के संयुक्त कार्य योजना 2026-30 पर सहमति बनी। तो 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लगभग दुगना, जिसको कि 7.75 बिलियन डॉलर से 15.5 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। इंडिया स्वीडन ज्वाइंट एक्शन प्लान भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026 से 2030 के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो सुरक्षा और रक्षा। देखिए कहीं पे भी आप जितने भी समझौते देखेंगे आपको सारे में लगभग ये चीज़ें कॉमन मिलेंगी। सुरक्षा जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना क्वाड में, तो वहाँ पे भी समुद्री सुरक्षा और रक्षा था, आर्थिक वृद्धि था, व्यापार था, उभरती प्रौद्योगिकियाँ यानी कि उभरती इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ थी, फिर पर्यावरण और संस्कृति। भारतीय मूल के तुषार कुमार को किस देश का सबसे युवा मेयर चुना गया है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर इसको पढ़ा है, ब्रिटेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल कितने समझौता ज्ञापनों यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर हस्ताक्षर किए गए? तो कुल मिलाकर के 17 एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और यूएई के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व समझौते के तहत 30 मिलियन बैरल तेल कहाँ स्टोर किया जाएगा? तो फुजैरा यूएई में, मंगलुरु कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और चंडीखोल उड़ीसा में। तो इन सारी जगहों पर ये स्टोर किया जाएगा। ड्रोन हमले की वजह से 2026 में खबरों में रहा बराकह परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह यूएई में स्थित है। बराकह परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूएई में स्थित है। ईरान ने होर्मुज जलडमरूबंद यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टैक्स और मैनेजमेंट के लिए पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी का गठन किया है। यह स्टेट किन दो समुद्रों को जोड़ता है?
तो यह ईरान की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। जासूसी के डर से ट्रंप और उनके प्रतिनिधिमंडल ने किस देश का दौरा खत्म करते समय मिले सारे गिफ्ट, पिन और छोटे मोमेंटो को कूड़ेदान में फेंक दिया? तो चाइना से इनको गिफ्ट्स मिले थे, इन्होंने सब कुछ वहाँ पे कूड़ेदान में फेंक दिया था। और ऐसा कई देश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली फ्रांस ने भी उनके कंप्यूटर से जितने भी मतलब विंडोज़ वगैरह हैं उसको हटा करके लिनक्स का यूज़ किया है। कई देश ऐसा कर रहे हैं। अमेरिका, चीन, बीजिंग शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान ट्रंप और जिनपिंग ने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए किस नए दृष्टिकोण को स्वीकार किया? तो रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता यानी कि कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी। किस देश ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए इस रास्ते से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भारत और चीन से आपत्ति जताई? तो ये नेपाल वाले हैं। ये चाइना के प्रभाव में आकर के बदमाशी कर रहे हैं। अच्छे से इनको पता है कि माना, नीति और लिपुलेख ये तीनों जो माउंटेन पासेस हैं ये इंडिया के हैं और भारत के उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश के ठीक उत्तर में, उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है, उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है। तो ये बहुत अच्छे से पता है, नेपाल को भी अच्छे से पता है, लेकिन चाइना के प्रभाव में आकर ये लोग बदमाशी कर रहे हैं। किस देश ने अपनी आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति की तस्वीर वाले खास पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया? तो ये है यूएसए। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, आप सभी को ये पता होगा। चोल राजवंश से संबंधित ऐतिहासिक अनेमंगलम ताम्रपत्र हाल ही में किस देश द्वारा भारत को सौंपे गए हैं? तो ये नीदरलैंड ने सौंपा है। हाल ही में चर्चा में रहा नागा टिटन चैयाफुमेंसिस क्या है? तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा डायनासोर फॉसिल है। 2023 में भारी बारिश के कारण किस दक्षिणी राज्य में 12,000 साल पुराने जीवाश्म प्राप्त हुए, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने होलोसीन काल का माना है? तो ये मिला है तमिलनाडु में। 14 मिलियन डॉलर की अनुमानित कीमत वाली 657 प्राचीन व दुर्लभ कलाकृतियाँ किस देश ने भारत को वापस लौटाई हैं? तो ये यूएसए ने भारत को लौटाई हैं वापस। अब इम्पॉर्टेंट डेज और थीम्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो ये 29 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट इन पीस। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। गैर स्वशासी देश क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब आयोजित किया जाता है? तो ये 25 से 31 मई को आयोजित किया जाता है। 27 मई 2026 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो ये 25 मई को किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस तारीख को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है? तो ये 25 मई को घोषित किया गया है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। अफ्रीका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 25 मई को मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है 2026 की? कछुआ रक्षक शपथ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन कब होता है? तो ये 22 मई को होता है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है मेट्रोलॉजी नीति निर्माण में विश्वास का निर्माण। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 21 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी इस बार की?
चाय को बनाए रखना, समुदायों को सहारा देना। विश्व भर में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मई को। थीम क्या है इसकी? लोगों और धरती के लिए साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी जो हम सभी को बनाए रखती है। होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया, बिफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो ये 18 मई को किया जाता है। थीम क्या है? एक विभाजित विश्व को एकजुट करना। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो ये 17 मई को। थीम क्या है इसकी? मिलकर हाइपरटेंशन पर नियंत्रण। शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? तो ये 18 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ कब मनाया जाता है? तो 15 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? परिवार, असमानताएं और बच्चों का कल्याण। परिवार, असमानताएं और बच्चों का कल्याण। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? एक टिकाऊ भविष्य के लिए प्रकाश। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो 2026 में 9 मई को और 10 अक्टूबर को ये मनाया गया था। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम थी हर पक्षी मायने रखता है और आपके अवलोकन महत्वपूर्ण हैं। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। थीम क्या है इसकी? डिजिटल जीवन रेखाएं, एक जुड़े हुए संसार में लचीलेपन को सुदृढ़ बनाना। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य। सशक्त नर्सें जान बचाती हैं। सशक्त नर्सें जान बचाती हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ कब मनाया जाता है ये? तो ये 12 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए पादप जैव सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 मई को। वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1996 से इसको मनाया जा रहा है और ये कब मनाया जाता है? 7 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? मानवता में एकता। सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? अब और छिपा नहीं, निदानहीन लोगों की खोज, अनदेखे लोगों का समर्थन। अब और छिपा नहीं, निदानहीन लोगों की खोज, अनदेखे लोगों का समर्थन। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई के पहले ट्यूसडे को और इस बार 5 मई को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सूजन रोधी इन्हेलर की उपलब्धता अभी भी एक अत्यावश्यक आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 मई को। थीम क्या है इसकी? 10 लाख और दाइयाँ। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो ये 4 मई को किया जाता है। कोयला खनिक दिवस यानी कि कोल माइनर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 4 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, मानवाधिकार, विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड टूना डे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मई दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। इसकी थीम क्या है? स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना।
1 मई 2026 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तर है महाराष्ट्र। गुजरात राज्य का स्थापना दिवस ये भी 1 मई को। इंटरनेशनल जैज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस तरह से हमारे मई मंथ का जो रिवीजन वीडियो है ये यहाँ से ख़त्म होता है। अब मैं आपको जून का वीडियो दे दूँगा और फिर आगे ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो आया करेंगे। ये तो अपना रिवीजन सीरीज़ था और ये रिवीजन सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। इस तरीके से हम लोग 1 से सवा घंटे में सारे प्रश्न उत्तर करेंगे, ताकि आपका जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो आप इस तरीके से रिवाइज़ कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ हमारी एक डिटेल्ड करंट अफेयर सीरीज़ चलेगी, जिसमें आपको सारे फैक्ट इतने उम्दा तरीके से याद करवाए जाएंगे कि हम बहुत तेज़ी से इसको पढ़ते हुए भी चलेंगे तो सब कुछ आपके दिमाग में सेट होता जाएगा। अभी मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो उनके लिए बेहद मुश्किल है चीज़ों को कनेक्ट करना और इतनी जल्दी याद कर पाना। मैं आपकी समस्या को समझता हूँ, लेकिन जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सारे PDFs पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए, और वो लोग जो लास्ट टाइम पे एक वीडियो देख के अगर उनकी मेमोरी इतनी अच्छी है, उनका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहना चाहते हैं और आगे भी आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, जहां भी हैं। हम लोग मिलते हैं जून के लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।